हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ एमसीक्यूज। और आज हम बात करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट एमसीक्यूज में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं गाइस। एज यू नो, हमारे पास तीन तरह के एक्सपेंसेस होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ब्रीफ में समझ लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है नंबर 1 जिसमें या तो हम फिक्स एसिड खरीदते हैं, नंबर 2 या वो एक्सपेंडिचर फिक्स एसिड की वैल्यू को बढ़ाता है, क्लियर है, या फिर वो एक्सपेंडिचर फिक्स एसिड को इंप्रूवमेंट करने में आता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काम आता है। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं विच आर यूज फॉर डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो रोजमर्रा के हमारे बिजनेस के खर्चे हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू। अब ध्यान रखना, डेफर्ड रेवेन्यू जैसे नाम से पता चल रहा है तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, सर ये पे होता है करंट ईयर में, इसमें कोई फिक्स एसिड नहीं खरीदी जाती, बट इसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक हमें मिलता है। तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम करंट ईयर में पे करते हैं, फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलता है, पर उसमें कोई भी फिक्स एसिड हम परचेज नहीं करते। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा बैलेंस शीट में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आता है। क्लियर है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब आप इस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम क्लियर कमांड हो जाएगी कि कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का होता है और कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होता है। आइए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंड इट सेज an expenditure is called dash expenditure if the benefit it extend to more than 1 year। हाँ जी, कहता है एक खर्चा डेफर्ड खर्चा होगा अगर उसका बेनिफिट हमें आने वाले एक से ज्यादा सालों में मिलेगा। अब यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि हमने कोई फिक्स एसिड खरीदी है, तो वो एक्सपेंडिचर जो हमने स्पेंड करा करंट ईयर में और उसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलेगा, सर उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप यहां तक समझ में आ गया। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो करंट ईयर में पे होता है, उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलता है, और ध्यान रहे उसमें कोई फिक्स एसिड हम परचेज नहीं करते, क्योंकि अगर हमने फिक्स एसिड खरीद ली तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन द लेटर ईयर्स। सर ये तो उल्टा बोल रहा है, वो कह रहा है करंट ईयर का खर्चा होता है लेकिन पे होता है आने वाले सालों में। नहीं सर, ये तो उल्टा हो गया। बोलो जी, बात क्लियर है। तो हम बोलेंगे सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो बाद वाले सालों का खर्चा होता है, लेकिन पे कब होता है? करंट ईयर में। बोलो बात क्लियर है। यही तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे होता है करंट ईयर में, पर उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों में मिलता है। तो बेसिकली वो खर्चा बाद वाले सालों का है, पर वो पे करंट ईयर में होता है। तो बेसिकली द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप रीजन देंगे सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द लेटर ईयर्स, ये बाद वाले सालों का खर्चा है बट पेड इन द करंट ईयर। क्लियर। नेक्स्ट वन प्लीज। आगे लिखता है फेस्टिवल एडवांस ऑफ ₹25,000 वर गिवन टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ दीपावली। हमने एडवांस दिया एक एम्प्लॉय को दीपावली पर। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एंड नॉट एन एक्सपेंस। तो गाइस इसका आंसर होगा नॉट एन एक्सपेंस। सर क्वेश्चन इज व्हाई? इसलिए क्योंकि सर जो एडवांस दिया जाता है ना, वो धीरे धीरे सैलरी में से एडजस्ट हो जाता है। अगर मैंने एम्प्लॉय को कोई एडवांस दिया तो मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पैसा उसकी सैलरी में से काट लूंगा। तो जब वो पैसा मैं सैलरी से काट लूंगा तो मुझे वापस मिल जाएगा, तो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस। क्लियर है। तो अगर हम फेस्टिवल एडवांस देते हैं तो ध्यान रखना वो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज इज अ डैश एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू। अब सर रॉयल्टीज क्या होती है? रॉयल्टी का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो गुड्स को बनाने के लिए किया जाता है।
वो एक्सपेंडिचर जो गुड्स को बनाने के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं रॉयल्टी। जैसे मान लो आप एक ऑथर हो और मैं पब्लिशिंग हाउस हूं, आपने एक बुक लिख दी, अब मैं उस बुक्स को पब्लिश करना चाहता हूं, मैं उसे पहले बनाऊंगा अपनी पब्लिशिंग हाउस में, प्रिंटिंग हाउस में प्रिंट करूंगा और फिर उसे मैं बाजार में बेचूंगा। क्लियर? पर वो बुक मैं आपकी परमिशन के बिना प्रिंट नहीं कर सकता, तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो वो बुक तैयार होगी ना, बट उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए, और वो परमिशन आप ऐसे ही थोड़ी दोगे फ्री में। आप बोलोगे सर पर कॉपी मैं 100 रुपए लूंगा, या आप बोलोगे सर मुझे 1 साल के 2 लाख रुपए दे दो, बाकी आप कितनी भी बुक बनाओ। तो जब तक मैं आपको वो पैसा नहीं दूंगा, आप मुझे बुक बनाकर बेचने का अधिकार नहीं दोगे। तो इसी को हम बोलते हैं रॉयल्टी। अब मैं बुक बनाकर बेचूंगा तो वो मेरी गुड्स है। क्लियर है? तो ये खर्चा गुड्स पे ऊपर हो रहा है, और गुड्स करंट एसिड से, और करंट एसिड पे जो खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। क्लियर है? और दूसरी बात, रॉयल्टी ट्रेडिंग पीएनएल में आता है, इसलिए कोई भी खर्चा जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आएगा दैट इज ऑलवेज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो रॉयल्टी इज व्हाट? अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लीज ध्यान रखना, यही सारे रिपीट होंगे बार बार। ठीक है गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताइए इनमें से कौन सा डेफर्ड है? डेफर्ड, फिर याद दिला दूं, सर ये खर्चा पे होगा करंट ईयर में, पर इसका बेनिफिट आने वाले कई सालों में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड। पहला है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा दी, क्लियर? तो सर उसका बेनिफिट तो करंट ईयर में मिल जाता है। भाई जब तक आप रिपेयर नहीं कराओगे गाड़ी कैसे चलेगी? बोलो क्लियर है? मशीन कैसे चलेगी? आगे, फ्री सैंपल ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। यस, आपने नया प्रोडक्ट फ्री में बांट दिया। क्यों बांटते हैं आप नए प्रोडक्ट? एडवर्टीजमेंट के लिए, और एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हैंड टू हैंड थोड़ी मिल जाता है, वो तो आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। बोलो जी बात क्लियर? आप ऐसे सोचो कि आप टीवी पर कोई ऐड देखते हो, तो क्या ऐड देखते ही आप भाग जाते हो मार्केट में उस सामान को खरीदने? ऐसा थोड़ी होता है सर। जब वो ऐड बार बार आप देखते हो तो मन में आता है चलो यार एक बार ट्राई करते हैं। बोलो जी बात क्लियर है? तो इसीलिए अगर आपने फ्री सैंपलिंग की है तो वो खर्चा आज हो गया, बट उसका बेनिफिट बाद वाले सालों में मिलेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू। अगला, ऑफिस इक्विपमेंट। सर ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है जी, ये भी कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? फ्री सैंपलिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट। टेम्पररी शेड पुट अप एट अ प्रोजेक्ट साइट टू हाउस मटीरियल इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू। आपने देखा होगा अक्सर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें सीमेंट रखनी है, मटेरियल रखना है, तो उसके लिए हम उस जगह पर जहां बिल्डिंग बन रही है वहां पर एक टेम्पररी शेड डाल देते हैं, कोई झोपड़ी टाइप बना देते हैं, ताकि हमारा मटेरियल उसके अंदर रखा जा सके और वो धूप से बारिश से सुरक्षित रहे। क्लियर है? तो अभी जो टेम्पररी शेड बनाने में खर्चा हुआ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके हेल्प से बिल्डिंग बनाई जाएगी, और बिल्डिंग हमारी फिक्स एसिड से। तो फिक्स एसिड को यूज करने से पहले बनाने में, खरीदने में जो भी खर्चा होता है वो कैपिटल नेचर का होता है। बोलो जी बात क्लियर है? इसलिए याद रखना, अगर आपने कोई टेम्पररी शेड बोलेगा या वो टेम्पररी हट बोलेगा, क्लियर है, इज ऑलवेज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज ऑलवेज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। अब वो कह रहा है सर 8,000 इज स्पेंड ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ द पार्टनर टू फॉरेन ट्रिप टू परचेज एन एसेट्स टू बी यूज फॉर बिजनेस। हाँ जी, आपने ट्रैवलिंग पे खर्चा किया ताकि एक एसिड खरीदी जा सके बिजनेस में यूज होने के लिए। क्लियर है? तो सर जो ट्रैवलिंग पे खर्चा वो ऐसे एसिड्स की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। बोलो जी बात क्लियर? तो कौन सा खर्चे एसिड्स की कॉस्ट में जोड़ते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये खर्चा एसिड्स को खरीदने के लिए, और एसिड जब खरीदी जाएगी फिक्स एसिड, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ए इज द राइट आंसर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो चुका है आगे भी। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू परचेज अ फिक्स एसिड इज ऑलवेज व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। तो कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस जिसमें हम किसी फिक्स एसिड को परचेस करेंगे तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या नाम देंगे गाइस? दैट विल बी नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड मी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर ऑफ 2,000 इनकर्ड ऑन ए ट्रायल रन ऑफ ए न्यू परचेज मशीन। ठीक है, आपने नई परचेज मशीन खरीदी और आपने उसे चला कर देखा।
क्लियर है भाई, चलाकर देखेंगे, हाँ जी अगर ये सही चल रही तो खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे। मशीन क्या हमारी फिक्स एसिड, और फिक्स एसिड को खरीदते समय यूज से पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ट्रायल रन पर होने वाला खर्चा इज ऑलवेज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, एसिड खरीदने पर, उसको मेंटेन करने पर, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, सच एक्सपेंडिचर आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए नेक्स्ट प्लीज। 8,000 is spent on traveling expense of a partner. Guys, repeat हुआ है, to purchase a machine is always what? Capital expenditure. बोलो जी, बात क्लियर है? तो अब ये लर्न कर लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो या एक देश से दूसरे देश जा रहे हो, और वहां पर उद्देश्य आपका कोई मशीन खरीद के लाना है, कोई नई मशीन इंपोर्ट करना है, तो वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस उस मशीन की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, और दैट एक्सपेंडिचर विल बी नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यू आर गाइज अंडरस्टैंडिंग मी। चलिए नेक्स्ट वन प्लीज। रिपेयर कॉस्ट है 20,000 की, ध्यान से सुनना भाई। व्हाइट वॉश मतलब जो आप घर में उसको सफेदी बोलते हो, वो है 10,000 की। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग को एक्सटेंड करा है, इसका मतलब हमारी बिल्डिंग में मान लो 4 मंजिल थी, हमने 2 और डलवा दी, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, वो है 3.5 लाख की। और इंप्रूवमेंट हुई है इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम में, वो है 19,000 की। तो कह रहा बताओ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस्ड, खर्चा बताओ, खर्चा। अब गाइस लेट मी टेल यू, सर जो रिपेयर है ना, उससे बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती, क्लियर है। व्हाइट वॉश कराने से बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती, तो ये दोनों तो खर्चे हो गए, 20,000 और ये 10,000, ये 30,000 का तो खर्चा माना जाएगा एक्सपेंस के नाम से। अब आपने बिल्डिंग को एक्सटेंड कराया 3.5 लाख, तो ये बिल्डिंग में जोड़ देंगे। और इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम से भी इंप्रूवमेंट में काउंट किया जाता है, इसे किसमें काउंट किया जाता है? इंप्रूवमेंट में। तो सर एक्सटेंशन वाला और इलेक्ट्रिक वायरिंग, ये दोनों सिस्टम कैपिटल नेचर के, तो ये बिल्डिंग में ऐड हो जाएंगे। तो फिर खर्चा कौन सा हुआ? वो कह रहा है एक्सपेंस का अमाउंट बताओ, तो एक्सपेंस ये होगा 20,000 की रिपेयर और 10,000 की व्हाइट वॉश, टोटल करो 30,000 रुपए। तो गाइस सी इज द राइट आंसर। तो हम एक्सपेंस किसको मानेंगे? 30,000 को। सर बाकी दो को एक्सपेंस क्यों नहीं मान रहे? क्लियर, उसने एक्सपेंस शब्द बोला है बस, बाकी दोनों तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे ना, सो वो बिल्डिंग बोला जाएगा, उसको एक्सपेंस नहीं बोला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। मनी स्पेंड 20,000 ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ ए डायरेक्टर ऑन अ ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। फिर वही है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर अगर कोई भी खर्चा होगा गाइस, सो दैट विल ऑलवेज बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ट्रैवलिंग कर रहे हो और आप, और उससे कोई फिक्स एसिड खरीद रहे हो, कोई कैपिटल एसिड खरीद रहे हो, तो उस पर होने वाला खर्चा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग मी। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कहता है इनमें से कौन सा खर्चा रेवेन्यू नहीं होता? ठीक है जी, पेट्रोल कंज्यूम्ड इन अ मोटर व्हीकल, कहता है मोटर व्हीकल में जो पेट्रोल लग रहा है, सर वो तो रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ सेलेबल गुड्स, आपने गुड्स खरीदी है बेचने के लिए, रेवेन्यू है। बैड डेट हो गया, हमारा रेवेन्यू लॉस है। प्रीमियम गिवन, ठीक है, ऑन लीज, आपने फिक्स एसेट को लीज पर लिया है, ठीक है जी। तो इनमें से कौन सा खर्चा जो है वो कहना चाह रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए तो अब देखेंगे, बहुत ध्यान से बताइए कौन सा खर्चे को हम रेवेन्यू नहीं मानेंगे। तो गाइज इसका आंसर होगा डी, क्योंकि प्रीमियम गिवन ऑन लीज दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट रेवेन्यू। जो आज पे होता है, बट बिल्डिंग का बेनिफिट हमें कब मिलेगा भाई? आने वाले कई सालों तक मिलेगा। तो इसीलिए वो बोला इसमें से कौन सा एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। ये आंसर में गलत दिया, डी। चलिए नेक्स्ट। कैपिटल एक्सपेंसेस आर शोन इन, हाँ जी, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिक्स एसिड खरीदते हैं, और फिक्स एसिड कहाँ आती है? बैलेंस शीट में। मैंने आपको बार बार बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग और पीएनएल में आता है। बोलो बात क्लियर है यहां तक? तो वो यही पूछ रहे हैं सर, कैपिटल एक्सपेंसेस आर शोन इन वेयर? इन द बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट वन प्लीज। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रू।
अब साइज ये कंज्यूमेबल स्टोर क्या होता है भाई? वो स्टोर, वो मटेरियल जो आप यूज करते हो प्रोडक्ट को बनाने में, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेबल स्टोर्स। जैसे मशीन चल रही है उसमें ऑयलिंग कर दिया, कॉटन वेस्ट है, ग्रीस वगैरह है, ये सारे कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं। तो ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। चलिए, स्टेट द नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड। आपको बताना है कैपिटल है, रेवेन्यू या डेफर्ड है। पहला, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अब्यूज ऑफ ए ट्रेडमार्क, क्लियर? अब कोई व्यक्ति हमारे ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल करे, अब्यूज मतलब गलत इस्तेमाल, अब उसके लिए, उसको सही करने के लिए उस पर हमने कानूनी कार्रवाई की है, क्लियर है? तो वो खर्चे कौन से हुए सर? रेवेन्यू हुए। हमने कोई ट्रेडमार्क खरीदा थोड़ी है, बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, रिपेयर ऑफ ए मोटर ट्रक परचेज सेकेंड हैंड बिफोर द यूज। भाई मोटर ट्रक कैपिटल एसिड है, फिक्स एसिड है, और यूज से पहले जितने भी खर्चे होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड फॉर पेंटिंग अ न्यू फैक्ट्री, अंडरलाइन करो न्यू फैक्ट्री, इसका मतलब वो कह रहा है अभी आपने फैक्ट्री खरीदी है और उस पर यूज करने से पहले क्या कराया आपने? पेंटिंग करवाई है। बोलो जी, बात क्लियर है? क्योंकि वो न्यू फैक्ट्री है इसलिए एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? कैपिटल। अमाउंट स्पेंड अगेंस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ जी बोलो, बात क्लियर है? आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्चा करा है, तो इसमें कोई फिक्स एसिड तो नहीं आई। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कमीशन पेड अगेंस्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा लिया, रेवेन्यू। सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय इंगेज इन सिक्योरिटी जॉब, सैलरी ट्रेडिंग पीएनएल में आता है, तो गाइस दैट इज अगेन व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप यहां तक बहुत आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। लाइफ मेंबरशिप रिसीव बाय अ क्लब। अब ध्यान से सुनना भाई, आपने एनपीओ का चैप्टर पढ़ा होगा, लाइफ मेंबरशिप फी जो लाइफ में एक ही बार ली जाती है, सर ये कैपिटल रिसीट है। क्या है ये? कैपिटल रिसीट, क्योंकि हम इसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती। तो याद रखना, कैपिटल एसिड से जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट है, क्लियर? कह रहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर ये तो रिसीव हुआ है ना, तो डी इज द राइट आंसर, इट इज कैपिटल रिसीट। तो लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? कैपिटल रिसीट है, हमें रिसीव हो रही है इसलिए रिसीट हो गई, पे थोड़ी कर रहे हैं जो हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आई होप मेरी बात क्लियर है? क्लियर? क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार ली जाती है, ह्यूज अमाउंट, और हम इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट, ठीक है? अब देखो कितना आसान है, फिक्स एसिड का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बेचकर इनकम आना कैपिटल रिसीट। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल, गाइस रॉ मटेरियल हमारी करंट एसिड्स है, सर हाँ बिल्कुल है, उस पर कोई भी खर्चा होगा वो रेवेन्यू होगा, फिक्स एसिड पर होने वाला खर्चा कैपिटल होगा, ठीक है? इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ए इज द राइट आंसर। आपने रॉ मटेरियल खरीदा है दूसरे देश से, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है, तो दैट विल बी व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये बताइए, बैड डेट हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, हाँ, तो अगर कोई इनकम हमें नॉर्मल बिजनेस में मिल रही है तो रेवेन्यू इनकम से, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। तो डी इज द राइट आंसर। बैड डेट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर उसको रिकवरी होती है तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। ध्यान रखना, जो भी ट्रेडिंग पीएनएल में आएगा वो हमेशा रेवेन्यू होगा, और आपको पता है बैड डेट ट्रेडिंग पीएनएल में आता है, बैड डेट रिकवर्ड भी ट्रेडिंग पीएनएल में आता है, क्लियर? कहां आता है ये आपको पता होगा, फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फॉर अल्टरनेटिव्स। अब आप बताइए कौन सा सही है। हाउस बिल्डिंग एडवांस 2 लाख पेड टू द एम्प्लॉई, हाउस बिल्डिंग एडवांस ऑफ 2 लाख पेड टू द एम्प्लॉई। बोलो जी, बात क्लियर है? इट इज एन एसेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाइस आपने एडवांस पे करा अपने एम्प्लॉइज को हाउस बिल्डिंग के लिए, ठीक है? कोई भी खर्चा जो हम एडवांस में पे कर देते हैं वो हमारी एसेट्स होता है, तो दैट इज व्हाट? एन एसेट्स। बोलो जी, क्लियर? नेक्स्ट, एन एक्सपेंडिचर इज इन कैपिटल नेचर व्हेन। कहता है एक खर्चा कैपिटल नेचर का होगा अगर द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसिड। अब भाई सोचो, मैंने एक खर्चा करा, अब जिस व्यक्ति ने उस मेरे पैसे को रिसीव करा है, भाई मेरा खर्चा सामने वाले की इनकम होगी ना, अब वो उस पैसे का क्या करता है उससे मुझे थोड़ी ना कोई मतलब है, मुझे तो ये देखना है कि मैंने वो खर्चा, मैंने वो पैसा किस उद्देश्य के लिए दिया है, क्लियर? मेरी बात को समझना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने आपको पैसा दिया, आपने उस पैसे से जाकर बिल्डिंग खरीद ली, तो वो मेरे लिए थोड़ी ना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो तो आपका खर्चा है।
तो जो खर्चा आप कर रहे हो वो आपके लिए क्या होगा? ठीक है जी, वो कह रहा है रिसीवर ने उससे फिक्स एसेट खरीद ली, तो वो रिसीवर का खर्चा है, मेरा थोड़ी है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट, वो हमारी फिक्स एसेट की क्वांटिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। इट इज पेड एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ द बिजनेस, हम इसे लोन के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, इट मेंटेन्स अ फिक्स एसेट, और ये फिक्स एसेट को मेंटेन में करने में दिया जा रहा है। तो गाइस जो मेंटेन करने के लिए दिया जाता है ना, वो रेवेन्यू खर्चा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट्स, तो हमारी फिक्स एसेट को बढ़ा देता है। भाई इसका मतलब मेरे पास एक मशीन थी, मैंने खर्चा करा, एक और हो गई, तो 2 मशीन हो गई, फिक्स एसेट बढ़ गई, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो इसमें आंसर लिखा है ये गलत टाइप हुआ है, दिस नॉट द राइट आंसर। द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, दैट इज नॉट करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। पहला, 5000 इनकर्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन ऑफ 128 MB रैम। हाँ जी, बोलो जी, बात क्लियर है। कंप्यूटर हमारी फिक्स एसेट है, उस पे अपग्रेडेशन हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था, अगर आपकी फिक्स एसेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, आपने गुड्स खरीदी बेचने के लिए, इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई गुड्स हमारी करंट एसेट्स है ना, अगर आपने बेचने के लिए लिए तो कौन सा खर्चा है? क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट थोड़ी है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ मशीन डैमेज कंप्लीटली बाय फायर इज अ कैपिटल रिसीट। भाई आपकी फिक्स एसेट की खराब हुई है, उसकी वजह से पैसा आया, तो मैं बार बार क्या कह रहा हूं, फिक्स एसेट का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट की वजह से उसको बेचकर आने वाली इनकम रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल रिसीट। क्लियर है? तो खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेचकर इनकम आना कैपिटल रिसीट। तो आपकी मशीन खराब हुई है जिसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो हम उसे ऐसे ट्रीट करते जैसे आपने मशीन बेच दी एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी को। क्लियर है? सो दैट वुड बी व्हाट? कैपिटल रिसीट। An expenditure is capital in nature when the receiver of the amount is going to treat it for the purchase of fixed asset. ठीक है, ये गलत है। It increase the quantity, तो B is the right answer। तो इस बार आंसर सही लिखा हुआ है B। It increase the quantity of fixed asset, तो वो खर्चा हमारी फिक्स एसेट की क्वांटिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड मी प्लीज। चलिए नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग ऑक्यूपाइड ऑन लीज फॉर 5 ईयर इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपने लीज पर कोई बिल्डिंग ली है तो आप उसका जो लीज रेंटल पे करोगे वो डेफर्ड रेवेन्यू है। रीजन, खर्चा वो आज पे करा बट बेनिफिट उसका आने वाले सालों में मिलेगा। ठीक है जी। फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीन इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉल्स। आपने मशीन खरीदी है फिक्स एसेट, उस पे खरीदते समय और यूज से पहले जितने भी खर्चे होंगे गाइस वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वैसे फ्रेट होता है ट्रक टेम्पो का किराया, लेट मी टेल यू। हाँ जी, क्लियर है? सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ग्रेचुटी एंड पेंशन पेड टू एम्प्लॉइज आफ्टर रिटायरमेंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन फॉल्स, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ग्रेचुटी पेंशन क्या होती है गाइस? ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर हो गया, क्लियर है, तो उसको कुछ पैसा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी एंड पेंशन। ठीक है, तो उसका बेनिफिट हमें बाद में थोड़ी मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद थोड़ी एम्प्लॉय हमारे लिए काम करेगा, तो वो कह रहा है ये डेफर्ड, ये फॉल्स, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। कहता अब हमने 4 अल्टरनेटिव दिए आपको, आप इनमें से करेक्ट आंसर चूज करिए। चलो जी, चूज करते हैं। विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी, इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता? विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? डेप्रिसिएशन, आर्किटेक्ट फीस, डिमोलिशन कॉस्ट, लीगल कॉस्ट ऑफ बाइंग अ मशीन। ठीक है गाइस, बताइए सोच के। हाँ जी, सो ए, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी, बात क्लियर है, क्योंकि ये कहां आता है? P&L में आता है, आपको पता है।
चलिए नेक्स्ट, लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड अ सूट ऑफ ए फर्म फैक्ट्री साइट, ठीक है जी, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंडिचर। तो राइट आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने लीगल एक्सपेंसेस पे करे हैं किसी फिक्स एसेट को खरीदने में तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, पर उसे डिफेंड करने में, उसे बचाने में खर्च हुए तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। आइए, एनी रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर विच अ सेपरेट फंड इज अवेलेबल, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस जिसके लिए एक सेपरेट फंड बनाते हैं इज कैपिटलाइज एंड शोन इन द बैलेंस शीट, डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट टू सेपरेट फंड, ठीक है, एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये आएगा डेबिटेड टू सेपरेट फंड, ठीक है। इस पे थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं, आपने एनपीओ के चैप्टर में पढ़ा होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा हम प्राइस फंड बनाते हैं, क्लियर, कि भाई इसमें से हम प्राइस बांटेंगे और फिर जो हम प्राइस देते हैं वो प्राइस फंड में से लेस हो जाते हैं। तो वो यही कह रहा है कि आपने एक फंड बनाया और उस पर कोई खर्चे हुए तो उस फंड में से ही वो क्या होंगे, लेस होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, Which of the following is a capital expenditure? Repair of fixed asset, demolition cost, लॉकर रेंट, एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो ये होता है डिमोलिशन कॉस्ट। ये क्या होती है सर, आप एक बिल्डिंग है पुरानी, उसे तोड़कर आप एक नई बिल्डिंग बना रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड डिमोलिशन। तो जो तोड़ने में जो खर्चा आया है ना, वो नई बिल्डिंग की कॉस्ट का ही पार्ट माना जाएगा, क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी, बात क्लियर है। चलिए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी, ठीक है जी। अब एक नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया कंपनी के लिए, ठीक है, बताइए वो खर्चा क्या होगा, ठीक है जी। सो दैट वुड बी व्हाट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हैवी एडवर्टीजमेंट जब किया जाता है ताकि उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिले, तो इस ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रिन्यूअल फी फॉर पेटेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रू। याद रखना, पहली बार अगर फी पे कर रहे हो तो वो कैपिटल है, बट अगर रिन्यूअल पे कराई जा रही है तो वो रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि सर वो हर साल कराना पड़ेगा आपको। तो कोई भी खर्चा जो रेगुलर बेसिस पे होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन, तो रिपीट हुआ है गाइस, कहां शो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? बैलेंस शीट में, बियॉन्ड डाउट। इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमारा करंट एसिड से, इस पर होने वाला कोई भी खर्चा कौन सा होगा? रेवेन्यू। रिपीट हो रहा है ये, प्लीज फोकस। स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीन इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉल्स। आपने मशीन खरीदी और उसके पे करते समय फ्रेट दिया है तो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल। गाइस ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, चलिए अब आगे आते हैं हम। An expenditure is capital in nature, the receiver of the amount, ये फिर रिपीट हुआ है। It increase the quantity of fixed asset. Capital expenditure recorded in balance sheet, P&L, trading, manufacturing. So A is the right answer. हाँ जी, capital expenditure कहाँ शो होते हैं भाई? Come on everybody. तो capital expenditure are shown where? In the balance sheet, as you guys know. चलिए थर्ड पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ कैपिटल नेचर? परचेज ऑफ ए ट्रक, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी बताइए। तो ए इज द राइट आंसर। जब आपने एक ट्रक खरीदा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बात खत्म। नेक्स्ट, 5000 इनकर्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अपग्रेड कराया है, सो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर हमारी फिक्स एसेट्स है, जब आप उसको अपग्रेड कराओगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कोई खर्चा हो रहा है तो दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फी ऑफ 20,000 रिसीव बाय अ क्लब, एक क्लब ने 20,000 रुपए की एंट्रेंस फी रिसीव की है,
बोलो जी बात क्लियर है। तो अब हम इसे क्या माने, अब देखो एंट्रेंस फीस के ऊपर ना डाउट है, कुछ ऑथर्स इसे रेवेन्यू रिसीट मानते हैं, कुछ ऑथर इसे कैपिटल रिसीट मानते हैं। बोलो जी बात क्लियर है। तो अकॉर्डिंगली आप इसे कैपिटल भी लिख सकते हो और आप इसे रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप रिसीव्ड बाय अ क्लब इज ऑलवेज व्हाट, कैपिटल रिसीट। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, आपने गुड्स खरीदी है तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कम ऑन एवरीबॉडी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल, अभी चौथी पांचवी बार रिपीट हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर आप करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बोलो जी बात क्लियर है। रिसीव फ्रॉम सोलोमन बाय एंड कंपनी एन इनवॉइस फॉर 1500 फॉर रिपेयर टू फैक्ट्री वॉल्स। ठीक है जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नन ऑफ द अबव। कहता है रिसीव करा है फ्रॉम सोलोमन बाय अ कंपनी, एक कंपनी से रिसीव करा है सोलोमन ने, एन इनवॉइस फॉर 1500 रुपए फॉर रिपेयर टू द फैक्ट्री वॉल। ठीक है जी, फैक्ट्री वॉल रिपेयर करने के लिए। तो ये खर्चा कौन सा है, कंपनी के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंपनी ने पे करा होगा तो सोलोमन ने उसे रिसीव करा है। चलिए, और रिपेयर करने पर हुआ है तो दैट इज ऑलवेज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंपनी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। हाँ जी बोलो, ये कंपनी ने कंपलसरी लैंड एक्वायर कर ली, तो सर कंपनी को तो पैसा मिला है ना, तो एक्सपेंडिचर है ही नहीं। वो कह रहा है रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड, तो नन। सर ये एक्सपेंडिचर ही कहाँ है, पैसा रिसीव हुआ है तो आपको तो इनकम हुई है, क्लियर, और वो एक्सपेंडिचर की ऑप्शन दे रहा है, तो नन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑल रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सारे रेवेन्यू इनकम, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गाइज हम कहां शो करते हैं, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अ बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड द रेवेन्यू रिसीट। तो व्हाट इज द राइट आंसर, रेवेन्यू रिसीट, क्लियर, क्योंकि बैड डेट ट्रेडिंग P&L में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं गाइज। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ मशीन डैमेज कंप्लीटली इज अ कैपिटल रिसीट। हम डिस्कस कर चुके हैं, मशीन पूरी तरह खराब हो गई थी, उसके बदले इंश्योरेंस क्लेम मिला, सो दैट वुड बी व्हाट, द कैपिटल रिसीट। हाँ जी, यहां तक क्लियर। आइए, एन अमाउंट ऑफ 5000 स्पेंड ऑन लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लांटिफ लैंड। ठीक है जी, इज ए, कम ऑन एवरीबॉडी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने क्या समझाया था, अगर किसी फिक्स एसेट को खरीदते समय कोई लीगल एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कैपिटल नेचर के हैं, बट अगर किसी केस को बचाने के लिए, डिफेंड करने में खर्चा होगा तो वो रेवेन्यू है। क्लियर। चलिए, तो वो यही कह रहा है कि हमने लॉयर्स को फीस पे की है ताकि हम अपनी फैक्ट्री साइट को बचा सके, तो ये खरीदते समय नहीं है, बचाने के लिए, सो दैट इज रेवेन्यू। Money spent 10,000 as traveling expense on the director abroad for purchase of capital asset is a capital expenditure. I hope आपको कितना इजीली समझ में आ रहा है। प्लीज फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंफर्म इसमें से क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में। तो पास पेपर में जितने भी आए हुए थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए, एंड फ्यू मोर फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है, यू हैव टू फिल अप द गैप्स। चलिए, लुक एट दिस, रेवेन्यू रिसीट आर शोन इन। हाँ जी, सारी रेवेन्यू इनकम, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L में। आंसर हमने दे रखे, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एनी डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ध्यान रहे, अगर वो स्पेसिफिक पर्पस है तो वो कैपिटल रिसीट है। जैसे मान लो डोनेशन मिली फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है, तो डोनेशन मिली ताकि उससे हम बिल्डिंग बनाए। तो कोई भी अगर डोनेशन स्पेशल किसी खास उद्देश्य से मिलेगी तो या तो वो हमारी लायबिलिटी है या फिर वो हमारी कैपिटल रिसीट है। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे भाई। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड डैश बेनिफिट। हाँ जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने बिल्डिंग खरीदी आज, तो क्या आज उससे सारे बेनिफिट मिल जाएंगे? नहीं सर, वो तो आने वाले कई सालों तक चलेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड बेनिफिट फॉर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी समय तक उसका बेनिफिट मिलता है, सो दैट इज लॉन्ग पीरियड। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ बैंक एज अ मिड टर्म लोन फॉर वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ लोन फ्रॉम अ बैंक एज ए मिड टर्म लोन फॉर वर्किंग कैपिटल is a dash expenditure.
कम ऑन एवरीबॉडी, आपने बैंक से एक लोन लिया फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा आपका? सर वो रेवेन्यू होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, रेवेन्यू। 3,500 स्पेंड ऑन पेंडिंग अ न्यू फैक्ट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सटेंशन टू बिल्डिंग ऑक्यूपाइड ऑन लीज फॉर 5 ईयर, हाँ जी, अगर आपने कोई चीज लीज पर ली और उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं तो वो हमेशा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या? डेफर्ड। तो लीज रेंटल पे करना, लीज पर लेना, उसे एक्सटेंड कराना इज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। 20,000 रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ फर्दर शेयर्स। भाई शेयर किसका पार्ट होता है? कैपिटल का। तो शेयर इशू करके जो पैसा आ रहा है वो कौन सा रिसीट होगी? कैपिटल रिसीट। बोलो क्लियर है? एक्सपेंस ऑफ इशू बीइंग 2500 और उस पर 2500 खर्चा हो गया, तो जो 20,000 आया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो उस पर खर्च हुआ 2500 उसका बेनिफिट फ्यूचर में कई साल तक मिलेगा, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दैट वाज इज गुड वन। ठीक है। टैक्सेस पेड, आप टैक्स पे करते हो हर साल, ये कभी कभी सर हर साल पे करते हैं, सो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज एज बीइंग अर्न्ड एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी। तो रेवेन्यू कब होता है? जब हमारी सेल हो जाती है। तो जब सेल हो जाती है तभी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, उस समय नहीं करते जब हमें कैश मिलता है एक्चुअली। तो यही कह रहा है रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है? जब सेल इफेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं भाई। कैपिटल रिसीट आर शोन इन डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो सारी कैपिटल रिसीट कहां आती है? लायबिलिटी साइड पर, प्लीज भूलना नहीं। आपको याद होगा, आपने एनपीओ में भी पढ़ा होगा, लाइफ मेंबरशिप फी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस आर डैश। तो आपने अपने घर पे व्हाइट वॉश कराया, सफेदी करा दी, तो इसका इससे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई? नहीं सर। तो व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस आर ऑलवेज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू। 2500 स्पेंड ऑन द ओवरऑल ऑफ ए मशीनरी परचेज सेकेंड हैंड। मशीन खरीदते समय जो भी खर्चा होगा यूज से पहले, वो कैपिटल है, चाहे आपने नई मशीन खरीदी हो चाहे आपने सेकेंड हैंड खरीदी हो, इट्स ऑलवेज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1200 स्पेंड ऑन रिपेयर ऑन मशीन। अब ये नहीं बोला कि हमने वो खरीदते समय करा रिपेयर, तो अंडरस्टूड है आप उस मशीन को लगातार यूज कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत खराबी हो गई, तो यूज के बाद जो भी खर्चा होगा गाइस वो रेवेन्यू नेचर का होगा। ठीक है जी। रेवेन्यू। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। भाई आपने इनॉग्रेशन एक्सपेंस करे, गेस्ट को बुलाया, कुछ रिफ्रेशमेंट दिया, तो इससे कोई फिक्स एसेट थोड़ी बढ़ गई आपकी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सब्सिडी 40,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट पर वर्किंग कैपिटल। याद रखना, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए होता है, तो अगर उसके लिए कोई सब्सिडी हो रही है तो वो रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ रही है और ये आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, तो प्लीज थोड़ा सिंसियरली से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद लर्न हो जाएंगी। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। अब वगैरह स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। एन एक्सपेंडिचर इन नेचर व्हेन इट बेनिफिट द करंट पीरियड। एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन नेचर, ये मिस कर दिया। व्हेन इज बेनिफिट द करंट पीरियड। भाई वो खर्चा जिसका बेनिफिट सिर्फ करंट पीरियड में मिल जाए वो रेवेन्यू नेचर का होता है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। पेपर परचेज फॉर यूज एज स्टेशनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल्स। भाई फिक्स एसिड कहां खरीदे? स्टेशनरी कोई फिक्स एसिड थोड़ी है, तो अगर उसके लिए आपने कोई पेपर वेपर खरीदा है तो वो रेवेन्यू खर्चा, डे टू डे रिक्वायरमेंट। परचेज ऑफ ए मशीन फॉर सेल, आपने एक मशीन खरीदी बेचने के लिए, तो इसका मतलब आप मशीन में डील करते हो, तो मशीन आपके लिए गुड्स है, क्लियर। और गुड्स का खरीदना इट्स ऑलवेज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रू। ग्रेचुटी एंड पेंशन पेड टू एन एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉल्स, इट्स ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। A bad debt recovered during the year is a revenue receipt, true। जो बैड डेट मिला है आपको वो रेवेन्यू रिसीट होता है हमेशा। देख रहे हैं आप, बार बार रिपीट हो रही हैं सारी चीजें, क्लियर है? तो यू गो थ्रू, यू कैन इजीली आंसर इन द एग्जाम। फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीन इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉल्स। मशीन खरीदते समय अगर आपने फ्रेट दिया है, ट्रक टेम्पो का किराया दिया है, तो सर वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा, सो दैट इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट रेवेन्यू। Which of the following is capital profit premium receive on issue of share? Premium receive on issue of share, क्लियर, ये कैपिटल होता है। भाई शेयर इशू करना कैपिटल का पार्ट है, तो उस पर अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो अगेन व्हाट? द कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ठीक है, ट्रू। अ मोटर ट्रक कॉस्टिंग 15,000 एंड स्टैंडिंग इन द बुक्स 7,250 वाज सोल्ड फॉर 1,200। कैपिटल लॉस 4,750 इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 1,200 रुपए। अब देखो क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है एक ट्रक था जिसको हमने 15,000 का खरीदा था, स्टैंडिंग इन द बुक्स 7,250, उसकी वैल्यू बुक में कितनी आ गई, 7,250 की आ गई। क्लियर है? चलिए, उसको हमने 1,200 रुपए का बेच दिया। कितने का बेच दिया? 1,200 रुपए का। ठीक है जी। तो ठीक है, तो वो कह रहा है कैपिटल लॉस हुआ 4,750 का और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 1,200 का। ये तो सब उल्टा सीधा हो रहा है भाई आपने 7,250 वाला 1,200 में बेच दिया, तो जो भी आया वो कैपिटल लॉस ही तो है सारा का सारा, तो इसमें कोई बाइफरकेशन नहीं है। तो ये पूरा कथन गलत है, पता नहीं क्या बनाया इसने, टोटली रॉन्ग। अब मोटर कार विच वॉज परचेज फॉर 20,000, उसकी बुक वैल्यू 12,000 की थी, उसको हमने बेच दिया 25,000 में, कैपिटल प्रॉफिट हुआ 5,000 का। कम ऑन एवरीबडी, यस। फिक्स एसिड को बेचकर जो भी फायदा होगा वो कैपिटल नेचर का होगा। आपने खरीदा था 20 का, 25 में बेच दिया, ठीक है, तो एसिड्स को बेचकर जो बेनिफिट आया, सो दैट इज ऑलवेज व्हाट कैपिटल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है मैच द फॉलोइंग। अब आप इसको मैच कर लीजिए। सेल्स ऑफ गुड, बैंक चार्जेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसीव आर शोन, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो सेल ऑफ गुड्स, हाँ जी, गुड्स का बेचना इज अ रेवेन्यू रिसीट, तो ये बिल्कुल सही है। तो सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसीट होता है, तो ये हो जाएगा 1। बैंक चार्जेस, कम ऑन एवरीबॉडी, तो बैंक चार्जेस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आ गया 2। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अब जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, क्लियर है, वो कब होते हैं, कंपनी बनाने के खर्चे, तो वो कैपिटल नेचर के होते हैं, ये आ गया 3। कैपिटल रिसीट आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, ये आ गया 4th। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर शोन इन P&L अकाउंट, ये आ गया 5। ठीक है, सिंपल, कोई टेंशन गाइस, बस प्रैक्टिस करनी है, इट्स एब्सोल्युटली सिंपल एंड इजी। चलिए नेक्स्ट, रेंट पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट पे करा, कॉस्ट ऑफ कॉपीराइट, पेट्रोल, स्पेशल डोनेशन, रिसीव इंटरेस्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू। भाई रेंट पेड इन एडवांस तो कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, नन। कॉस्ट ऑफ कॉपीराइट, कम ऑन एवरीबॉडी, तो जो आपने कॉपीराइट के लिए पे करा है, कम ऑन एवरीबॉडी, तो वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेट्रोल एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3। स्पेशल डोनेशन रिसीव्ड, स्पेशल डोनेशन मिली है तो वो आ जाएगी आपकी कैपिटल रिसीट, और इंटरेस्ट रिसीव दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। ठीक है भाई, चलिए, तो गाइज एज यू कैन सी, इस एक्सरसाइज में, इस एमसीक्यूज में हमने बहुत फोकस करा है कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड एक्सपेंडिचर का। आई सिंसियरली होप आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी समझ में आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो ऑल आई कैन से, आप प्लीज इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए क्वेश्चन रिपीट होंगे एग्जाम में। ठीक है गाइज, चलिए।